इस समय हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, कीव केंद्र में है। इस समय भी हम बमों की आवाज यहाँ पर कीव सबब में मैं हूं, वहां से सुन सकती हूँ। तो कीव को केंद्र में रखते हुए हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर ये देखते हैं, परखते हैं कि रशियन कॉलम्स, जो रशियन एडवांस बताया जा रहा है, वो कहां तक है। और इसमें सबसे पहले गौरव सावंत, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आज किस दिशा में निकले थे आप, वहां का जो मोर्चा है वो क्या हालात बयां कर रहा है? बेलासरकोव और वासिलकोव का इलाका है। ये राजधानी कीव के खासा निकट है और यहां पर रूस ने ताबड़तोड़ तबाही मचाई है। बेलासरकोव में कई घरों को ध्वस्त किया, वहां भारी नुकसान है श्वेता। और बेलासरकोव के साथ साथ वासिलकोव के इलाके में एयरफील्ड को ध्वस्त किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण एयरफील्ड है क्योंकि ये जो एयरबेस है ये राजधानी कीव के बहुत निकट है। इस एयरबेस पर एक के बाद एक 8 मिसाइलें दागी गई। इन 8 मिसाइलों से वो पूरा एयरबेस ध्वस्त हो गया। इसकी आवाज जहां इस समय आप और मैं कीव के इलाके में है, वहां भी आवाज सुनाई देती है। जो एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट फायर हो रहे हैं, जो ग्रैड सिस्टम, स्मर्ट सिस्टम, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फायर हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि रूस का आक्रमण कितना पास आता जा रहा है राजधानी कीव के। यही नहीं, आसपास के इलाकों से वो सिविलियंस चाहते हैं कि वो सिविलियंस उन इलाकों से चले जाएं। तो पूरा प्रयास उनका यही है कि न केवल सेना के ठिकानों को ध्वस्त करें, बल्कि सिविलियन इलाकों को टारगेट करके ये इंश्योर करें कि सिविलियन वहां से निकल जाएं। फिर जब उनकी सेना आगे बढ़ेगी तो कम से कम विरोध का सामना करना पड़े। श्वेता। राजेश, आप जिन इलाकों में आज गए थे, वहां से आपको क्या समझने में आया? देखिए श्वेता, अभी मैं कीव के चारों तरफ घूम चुका हूं इस वक्त तक, और चारों दिशाओं में घूमने के बाद जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी समझ कहती है, जो मिलिट्री सोच कहती है, वो ये है कि अगले 48 घंटे में भी कीव के ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं होगा, कीव के ऊपर रूसी सेनाओं का जमीनी हमला नहीं होगा। और ये बोलने का मेरा एक कारण है, 2 कारण है इनफैक्ट। मिलिट्री कारण ये है कि जो कल रात को हमला हुआ है ब्रोवरी के इलाके में, वो हमला यूक्रेन फौज ने पुश बैक कर दिया है। 3-4 किलोमीटर तक रशियन टैंक्स को पीछे धकेल दिया गया है ब्रोवरी के एरिया में। इरपिन में हालांकि रूसी फौज ने कुछ आगे हरकत की है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इरपिन क्लियर नहीं हुआ है। और जब तक ये 2 एक्सिस क्लियर नहीं होती, मैंने आज जंगलात का वहां का एक वीडियो भेजा था, वहां के जंगल इस प्रकार से हैं कि वो फोर्स करते हैं फौज को एक बोटल नेक में आने के, यानी कि उनका जो बड़ा एरिया है उसको एक बोतल की जैसे गर्दन होती है, वैसे उसके अंदर उनको आना पड़ेगा। और जब वो वहां आएंगे तो वो विनाश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो एरिया एम्बुश होते हैं। इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि कोई तरीका नहीं है रूस के पास इस वक्त अपने लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स को अंदर लेके आने का कीव की तरफ। और यही कारण है कि वो मिलिटरीली 48 घंटे तक एटलीस्ट कीव पे हमला नहीं कर सकता। दूसरा कारण डिप्लोमेटिक है। आज का दिन टेलीफोन कॉल्स का दिन था। आज जेलेंस्की ने प्रेसिडेंट बाइडेन से सबसे लंबी अब तक की 50 मिनट की बात की है। चांसलर शॉल्ट्स जर्मनी के और प्रेसिडेंट मैक्रो फ्रांस के, उन्होंने आज पुतिन से फोन पे बात की है। देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि डिप्लोमेसी लगातार साथ साथ चल रही है और ये डिप्लोमेसी चलती रहेगी। और मेरा ये मानना है कि जब तक ये मिलिट्री एक्सिस क्लियर नहीं होता और ये डिप्लोमेसी चल रही है, कीव के ऊपर हमला नहीं होगा। और ये चीज मैं पिछले 9 दिन से दोहरा रहा हूं, जब से हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एनालिस्ट ये कहते आ रहे थे कि 48 घंटे में, 24 घंटे में कीव पे हमला इमिनेंट है। और मैं फिर अपनी आई एम स्टिकिंग आउट माई नेक कि अगले 48 घंटे में भी कीव के ऊपर हमला नहीं होगा। श्वेता। गीता मोहन भी हमारे साथ हैं। गीता, आप कीव के अलग अलग हिस्सों में आप भी घूम रही हैं और हर मोर्चे को हम आंक रहे हैं, लेकिन आपसे जो मेरा सवाल है वो जिस पर राजेश ने अपने जवाब का अंत किया है, यानी कूटनीति। जेलेंस्की एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से पुतिन को अपील की जाती है, जेलेंस्की बात करते हैं जो बाइडेन से। ये सारी चीजें क्या थोड़ी सी भी एक राहत की बात या फिर एक उम्मीद की किरण कहीं से दिख रही है आपको? बिल्कुल, डिप्लोमेसी, जैसे राजेश ने कहा श्वेता, डिप्लोमेसी और निगोशिएशन के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ लाइव्स की बात कर रहे हैं, एक पूरे देश की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की के, वो ये थी कि उन्होंने खुद एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रपोजल रखा है फॉर टॉक्स विद पुतिन
जिसको नफ्ताली बेनेट यानी इजरायली प्रधानमंत्री जेरूसलम में मीडिएट करे। देखिए पिछले बार भी ऐसा एक प्रस्ताव रखा गया था जहां पे ज़ेलेंस्की ने बोला था अगर निगोशिएशंस होंगे, ये प्रेसिडेंट लेवल के नहीं थे लेकिन चीफ निगोशिएटर लेवल था, ये कहा था कि अगर निगोशिएशंस होंगे तो जेरूसलम में होंगे, लेकिन फिर उनको मानना पड़ा और चीफ निगोशिएटर्स ने जाकर बेलारूस में टॉक्स होल्ड की। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नफ्ताली बेनेट मीडिएट करे, और ये भूले नहीं कि ज़ेलेंस्की खुद एक जू है और नफ्ताली बेनेट कुछ ही समय पहले मॉस्को गए थे पुतिन से मिलने। तो कहीं ना कहीं अब हमें देखना होगा कि क्या पुतिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर क्या मीडिएशन इजराइल कर सकता है और किसी और देश में कर सकता है। तो काफी सारे ऑप्शंस अब खोल रहे हैं डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस के लिए, चाहे वो चीफ निगोशिएटर लेवल हो या फिर जैसे हमने कहा था पहले फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल हो। और फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल के भी 2 फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकंड राउंड होगा या नहीं, एंड फाइनली आप देख रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट्स निगोशिएशन टेबल पे आएंगे या नहीं।